ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशे भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशवेशे चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतिये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की क्लास शुरू करेंगे। अपनी अब तक की क्लास में हमने चरक सूत्री स्थान पहले अध्याय के 52 नंबर के श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया है। आज जो है हम श्लोक नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है सूत्री स्थान के पहले अध्याय में, वो हमने ये देखा कि किस तरीके से आयुर्वेद जो था वो भरद्वाज ऋषि के द्वारा पृथ्वी लोक पर लाया गया था। फिर उसके बाद सामान्य विशेष के सिद्धांत हमने पढ़े थे, त्रिसूत्र आयुर्वेद पढ़ा था। और सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है उसको पढ़ने के बाद आज हम श्लोक नंबर 53 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इति उक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम एह उच्यते। क्या कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको जो सामान्य विशेष का सिद्धांत बताया, समवाय का सिद्धांत बताया, द्रव्य गुण कर्म, इनके बारे में बताया। अभी तक मैंने क्या करा कि कारण का वर्णन करा। ठीक है, इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं उनके पीछे जो कारण है, वो कारण जो है वो इन छह के अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ये 6 चीज़ें कौन कौन सी है? सामान्य विशेष, समवाय, द्रव्य गुण और कर्म। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो कारण होगा, किसी भी कार्य का जो कारण होगा, वो या तो सामान्य होगा, विशेष होगा, समवाय होगा, द्रव्य गुण कर्म, इनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ तक इन्होंने क्या करा कि कारण का वर्णन करा है। अब क्या कह रहे हैं कि इसके आगे हम कार्य का वर्णन करेंगे, क्योंकि आपने कार्य कारण भाव के बारे में पढ़ा होगा पहले कहीं। तो जिस चीज़ का कोई कारण है तो उस कारण की वजह से क्या कार्य हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने ये देखा कि कारण क्या क्या है। अब हम कार्य के बारे में देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कार्यम धातु साम्यम एह उच्यते, यानी कि कार्य किसे कहते हैं? धातु साम्य करना ही क्या है? कार्य है। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजन। और यही जो कार्य है धातु साम्य का, यही हमारे तंत्र का प्रयोजन भी कहा गया है। हमारे तंत्र यानी कि इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन भी जो है वो धातु साम्य करना ही कहा गया है। ठीक है, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें आयुर्वेद के प्रयोजन पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हमें 2 प्रयोजन बताए जाते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये जो 2 प्रयोजन हैं आयुर्वेद के, उसको भी जो फुलफिल आप करेंगे वो आप किसके थ्रू करेंगे? धातु साम्य का कार्य करके। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को उसको कोई बीमारी है, मान लीजिए उसे मानते हैं कि उसे पांडु है। ठीक है, तो पांडु उसे क्यों हुआ? क्योंकि उसके शरीर में क्या हुआ कि धातुओं का वैषम्य हुआ। ठीक है, धातुओं में विषमता आई। अब उन धातुओं में जो विषमता आई है उसमें साम्यता ला करके आपने क्या करा कि उसके पांडु रोग को दूर कर दिया। ठीक है, तो क्या है कि धातु साम्य करके आपने क्या करा कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन था विकार प्रशमनम का, उसको आपने फुलफिल करा। अब आयुर्वेद का जो सेकंड प्रयोजन है वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो प्रॉपर हेल्दी ही रहे, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? धातु साम्य स्थापित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम जाग रहे हैं, उससे भी क्या होता है, बॉडी में छोटे मोटे लेवल पे धातु वैषम्य होते रहता है। ठीक है, लेकिन वो धातु वैषम्य इतने लेवल का नहीं होता है कि उसकी वजह से हमें कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाए। क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो धातु वैषम्य होता भी है हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ की वजह से, वो हम थोड़ी बहुत अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी को एक हेल्दी लाइफ देनी है और आप उसे कोई बीमारी नहीं है, तो भी आप उसकी बॉडी में धातु साम्य करने वाली चीज़ों को उसे बता करके क्या कर सकते हैं, उसे एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे हमें आयुर्वेद का फर्स्ट प्रयोजन फुलफिल करना हो,
चाहे हमें आयुर्वेद का सेकंड प्रयोजन फुलफिल करना हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है, धातु साम्य करना है। क्यों करना है धातु साम्य? इसके लिए अगर आप सूत्री स्थान के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 देखेंगे तो वहाँ पे क्या बताया है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम, यानी कि जो विकार होता है, व्याधि होती है, वो क्या होता है, धातु वैषम्य के कारण होता है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि धातु वैषम्य यानी कि क्या, क्योंकि बेसिकली हमें ये पता रहता है कि धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। लेकिन जब आप सूत्री स्थान के अध्याय 9 की इस वाले श्लोक की टीका पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई करा है कि धातु यानी कि क्या, वात आदि 3 दोष, रस आदि 7 धातुएं, और हमारे रज आदि जो उप धातु हैं वो हमारी सारी की सारी धातु कंसीडर करी जाती हैं। और अगर उनमें किसी तरीके की विषमता हो रही है, विषमता यानी कि क्या, या तो वो उनमें उनकी वृद्धि हो जाएगी या फिर उनका क्षय हो जाएगा, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। इसको सिंपली एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी के शरीर में वात दोष की, पित्त दोष की या फिर कफ दोष की वृद्धि हो रही है तो भी उसे व्याधि होगी। अगर उसके शरीर में वात, पित्त, कफ इनकी कमी हो रही है तो भी उसकी शरीर में व्याधि होगी। अब धातु से हमने दूसरा क्या लिया था, रस आदि 7 धातु में, तो अगर किसी की बॉडी में रस धातु का क्षय होता है तो भी उसे विकृति होती है, रस धातु की वृद्धि होती है तो भी विकृति होती है। अब हमने तीसरा क्या लिया था, रज के समान रज रज प्रवृत्ति उपधातु। तो रज में जैसे कि जो फीमेल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी लेडी को पर मंथ क्या हो रहा है कि अगर मेंसेस के टाइम पे उसे अगर अधिक अमाउंट में रजस्राव हो रहा है तो वो भी क्या करेगा, विकार क्रिएट करेगा। अगर कम अमाउंट में रज का स्राव हो रहा है तो वो भी विकार क्रिएट करेगा। तो हमें क्या समझना है, विकारो धातु वैषम्यम, यानी कि धातुओं का वैषम्य होगा, यानी कि धातुएं या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी, तो उससे क्या होगा, शरीर में विकार की उत्पत्ति होगी। और हमारा चिकित्सा का पर्पस क्या है कि ये जो विषम हुई धातुएं हैं इनको ही धातु साम्य स्थापित करना। ठीक है, तो हमारे सामने चाहे थायराइड का पेशेंट आए, बीपी का आए, हाइपरटेंशन का आए, पीसीओडी का आए, कैंसर का आए, हमारा मेन पर्पस यही होना चाहिए कि हमें उसके शरीर में धातु साम्य स्थापित करना है। और धातु साम्य आप कब स्थापित कर पाएंगे, जब आपको धातु वैषम्य क्या होता है इसके बारे में पता होगा। तो धातु वैषम्य सिंपली आप ये समझ सकते हैं, धातु वैषम्य अगर किसी के शरीर में हो रहा है तो उसके शरीर में कोई ना कोई व्याधि डेवलप होगी। वो व्याधि बहुत छोटी भी हो सकती है, वो व्याधि बहुत बड़ी भी हो सकती है। छोटी व्याधि में आप सिंपली ये ले सकते हैं कि उसको ज्वर हो जाएगा, सिंपल जो होता है सीजनल चेंजेस के साथ, या फिर उसे सिंपल मेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर फेस पे जो एक्ने वगैरह आ रहे हैं वो आ सकते हैं, या फिर सिंपल हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये हमारा क्या है कि इससे हम ये पहचान सकते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं धातु वैषम्य हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में ये हमारा सिम्टम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आजकल देखिए पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में कहीं ना कहीं धातु वैषम्य है। अगर हम उस चीज़ को देखें तो पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसको हम वैवर्ण्य से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कलर जो है वो नेचुरल ना रह करके चेंज हो रहा है। ठीक है, वैवर्ण्य वहाँ पे हो रहा है। और अगर आपने दोषों का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कहीं पे भी अगर ब्लैक कलर आ रहा है, श्याव वर्णता आ रही है, कृष्ण वर्णता जो आती है वो आती है हमारे वात दोष की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या है कि त्वचा जो है वो पित्त का स्थान है, भ्राजक पित्त का। ठीक है, तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कहीं पे पिगमेंटेशन है, वैवर्णी है, तो उसका कारण जो है, अगर दोष की बात करें तो वात और पित्त दोष हैं। और अगर हम धातु की बात करें, रस, रक्त आदि इन धातुओं की बात करें, तो जब आप रक्तज विकार के बारे में पढ़ेंगे या फिर अस्थिगत विकार के बारे में पढ़ेंगे तो 2 जगह आया है कि वैवर्ण्य सिम्टम जो होता है वो रक्त धातु और अस्थि धातु की विकृति की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर हम उसकी बात करें
तो दो चीज़ों इससे हमें क्या पता चला कि वैवर्ण्य है, यानी कि शरीर में क्या है कि धातु विषमता है। अभी जो मैंने आपको धातु की मीनिंग बताई थी कि धातु से हमें सिर्फ रस रक्त नहीं लेना है, हमें अपने दोष भी लेने हैं, तो वो मैंने पिगमेंटेशन के एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया कि कैसे हम धातु वैषम्य से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पिगमेंटेशन में दोष की अगर बात करें तो वात और पित्त दोष हैं, और अगर धातु की बात करें तो उसमें हमारी रक्त और अस्थि धातु का इन्वॉल्वमेंट है। तो यानी कि फेस पे अगर एक थोड़ा सा वैवर्ण्य भी आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है धातु वैषम्य को। ठीक है, अब आप यहाँ पे धातु वैषम्य में वृद्धि हुई है या फिर क्षय हुआ है, ये आप पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगा कि पेशेंट ने ऐसे हेतुओं का सेवन करा है जिससे कि वात और पित्त दोष बड़े हैं, तो वहाँ पे वृद्धि आ जाएगी, और अगर आपको लगेगा कि नहीं क्षय वाली संप्राप्ति है तो वहाँ पे क्षय आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करके उस वैवर्ण्य के आप ट्रीटमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कार्य जो है वो हमारा धातु साम्य करना है, और हमारे इस तंत्र का यानी कि हमारा ये जो चरक संहिता है या फिर हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है उसका प्रयोजन भी क्या है कि धातु साम्य स्थापित करना। अब बात ये आती है कि हम ये तो बोल रहे हैं कि धातु साम्य करना हमारे तंत्र का प्रयोजन है, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे। चलिए, धातु वैषम्य के लिए तो हमने बोल दिया कि उसके शरीर में विकार होगा, कोई व्याधि होगी, कोई ना कोई सिम्टम होगा बीमारी का। अब लेकिन हमने उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट करने के बाद हम ये कैसे एसेस करें कि धातु साम्य पूरी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और धातु साम्य जो है वो देखिए एक कंटिन्यू में होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को मेडिसिन दी, उसका ट्रीटमेंट करा, एक हफ्ते बाद उसका धातु साम्य हुआ, उसके विकार की शांति हो गई तो आपने समझा कि धातु साम्य हो गया। लेकिन अगर वो बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करेगा, अपने खान पान को ठीक नहीं करेगा, तो वापस से क्या है कि धातुओं में विषमता आनी स्टार्ट होगी, और वो विषमता क्या होगी धीरे धीरे करके फिर से उसे व्याधिग्रस्त करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक अगर अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य है तो वो क्या करेगा कि अपने पेशेंट की व्याधि को तो ट्रीट करेगा ही, उसके बाद जब वो पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगा तो उसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या दिनचर्या फॉलो करनी है, क्या ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, हमें खाना किस तरीके से लेना है, व्यायाम हमें कितना करना है, वो बेसिक बेसिक चीज़ें वो उसे गाइड करता है, जिससे कि वापस से उसके शरीर में धातु वैषम्य ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार धातु साम्य कर दिया तो अगले 10-12 सालों तक धातु वैषम्य नहीं होगा। धातु वैषम्य तो देखिए आप जो भी हेतु सेवन करेंगे हो ही जाएगा। बस ये है कि हेतु सेवन करने के बाद भी अगर आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर चल रही है तो धातु वैषम्य जो है वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट होते रहता है। अगर आप संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक जगह ये रेफरेंस भी आया है कि जो विरुद्ध आहार होता है, विरुद्ध आहार भी ऐसा व्यक्ति जो है जो कि नित्य आयुर्वेद फॉलो करता है। नित्य आयुर्वेद फॉलो करता है का मतलब ये नहीं है कि वो टोटल पूरा आयुर्वेद की तरह से ही चलता है, लेकिन जो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, स्ट्रेस ना लेना, और जो खाना खाने की जो विधियाँ बताई हैं उसे फॉलो करना, और दिवा स्वप्न ना करना, नित्य व्यायाम करना, ऋतु के अकॉर्डिंग अपनी अग्नि के अकॉर्डिंग भोजन करना, ये सारी चीज़ें अगर वो करता है या फिर नित्य व्यायाम भी अगर वो करता है तो उसकी बॉडी में विरुद्ध आहार सेवन करने पर जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो उसकी बॉडी में नहीं मिलेंगे। इसका रेफरेंस जो है सुश्रुत में आया है एक जगह, रेफरेंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन फिर भी उसमें ये चीज़ आई है। तो हमें क्या करना है, धातु साम्य स्थापित करके अपने पेशेंट को इन चीज़ों के लिए भी गाइड करना है। ठीक है, हम सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास ही ये पावर होती है कि हम पेशेंट को आगे वो कैसे बीमार नहीं होगा दोबारा इस चीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं। बाकी पेशेंट की मर्ज़ी है कि वो चाहे माने या ना माने, हमारा धर्म है ये कि हम पेशेंट को ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बता करके रखें। तो अब हम देखेंगे कि धातु साम्य हो गया है, ये हम कैसे असेस करेंगे। अब देखिए हम सब लोग भी वैद्य हैं,
तो धातु साम्य हमारी बॉडी में है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो धातु साम्य के लिए आप निकालिएगा चरक विमान का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 89। तो वहाँ पे जो है हमें चरक विमान 8 श्लोक नंबर 89 धातु साम्य होने पर क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं वो बताया है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर देखिए हमें धातु वैषम्य के बारे में बताया है। धातु वैषम्य के बारे में उन्होंने क्या बोला है, धातु वैषम्यम तस्य लक्षणम विकार आगम, यानी कि अगर किसी के शरीर में धातु वैषम्य है तो विकार का आगमन हो जाएगा। विकार का आगमन हो जाएगा यानी कि उसके शरीर में कोई भी विकृति हो जाएगी, कोई भी रोग हो जाएगा। वो रोग जो है मृदु भी हो सकता है, साध्य असाध्य दारुण किसी भी तरीके का हो सकता है। फिर उसके नेक्स्ट श्लोक में ही धातु साम्य की बात कर रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कार्यम धातु साम्यम, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना अभी कि कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा उसी को ही यहाँ पे विमान स्थान 8 में रिपीट कर रहे हैं और उसको एलोबरेट कर रहे हैं। पहले अध्याय में सिर्फ हमें ये बोला था कि कार्य जो है वो धातु साम्य है। अब धातु साम्य का लक्षण बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि धातु साम्य हो गया। तो क्या कह रहे हैं, कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकार उपशमः। क्या कह रहे हैं कि कार्य जो है धातु साम्य है और उसका लक्षण क्या है, विकार उपशमः, यानी कि विकार की शांति हो जाना। मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया ज्वर का आया है, यानी कि विकार की उत्पत्ति लेकर के आया है, यानी कि धातु वैषम्य हुआ है। आपने उसकी ट्रीटमेंट करी, चाहे आपने उसे संजीवनी बट्टी दी, चाहे आपने उसे लंघन कराया, चाहे आपने उसे कुछ भी दिया, चाहे आपने उसे सिंपल सडंग पानी दे करके ठीक करा, उसमें क्या हुआ कि उसका विकार जो ज्वर था उसका शमन हो गया, यानी कि विकार का शमन हो गया। तो पहला लक्षण क्या है हमारे धातु साम्य का, कि जो विकार हुआ है उसका शमन हो जाएगा। अब हम उसकी परीक्षा कैसे करेंगे, चलिए ये तो हमने देख लिया कि विकार का उपशमन हो गया। अब उसकी परीक्षा कैसे करनी है, रुग उपशमनम। रुग उपशमनम यानी कि उस विकार की वजह से जो उसे पीड़ा हो रही थी, जो दुख हो रहा था, उसका शमन हो जाएगा। अब अगर हम सिंपल वैवर्ण्य की ही बात करें, वैवर्ण्य में भले ही पिगमेंटेशन में भले ही पेन ना होता हो, भले ही ईचिंग ना होती हो, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस जो होती है पेशेंट की या फिर उस व्यक्ति की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसे साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, तो क्या होगा कि उसे उसकी वजह से उसके मन व्यथित रहेगा, वो कहीं बाहर जाने से डरेगा, लोगों को फेस करने से डरेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि उसके पिगमेंटेशन को दूर करा, तो उसका जो रुग उपशमन यानी कि उसकी जो पीड़ा थी उसका शमन हो गया। फिर क्या है कि स्वर वर्ण योग, उसका जो स्वर और वर्ण है, वर्ण यानी कि हमारा ये जो प्राकृत वर्ण होता है वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है, उसका वर्ण क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। कहते नहीं है कि कैसे बुझे बुझे से लग रहे हो, कि आपकी तबीयत खराब है, तो यानी कि उसके फेस का जो वर्ण होता है, ग्लो जो होता है, वो गायब हो जाता है। आपने देखा भी होगा, हम में से भी बहुत से लोगों के साथ होता है कि हमें पर्टिकुलर कोई बीमारी नहीं होगी, ना हमें डायबिटीज़ होगा, ना हमें शुगर होगा, ना हाइपरटेंशन होगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोग का फेस जो है वो बुझा बुझा सा रहता है। बुझा बुझा सा रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं धातु वैषम्य हो रहा है, धातु साम्यता नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, शरीर उपचय। शरीर उपचय यानी कि शरीर जो होगा उसका, उसकी बॉडी जो होगी, फिजिक जो होगी उसकी, वो अच्छी होगी। फिजिक अच्छी होगी से मतलब क्या है, ना तो उसका पेट निकला हुआ होगा, ना उसकी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब उसकी एक बॉडी जो होनी चाहिए प्रॉपर वैसी होगी। बल वृद्धि, बल वृद्धि यानी कि क्या, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, यार शरीर में ना काम करने की ताकत नहीं आ रही है, यानी कि बल ही नहीं है। अगर बल ही नहीं है इसका मतलब क्या है कि धातु साम्य की कंडीशन उसके शरीर में नहीं है। अगर धातु साम्य होगा तो उसके शरीर में बल की वृद्धि होगी, उसे हर काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कहेगा कि अरे मुझे कमजोरी आ रही है या फिर मैं बहुत बीमार हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, अभ्यवहार्य अभिलापः। अभ्यवहार्य अभिलापः मतलब क्या है कि जब भोजन का समय होगा उस टाइम पे उसको क्या होगा कि भोजन करने की
इच्छा होगी। फिर क्या कह रहे हैं, रुचि आहार काले, एक तो क्या है कि भोजन करने की अभिलाषा होना यानी कि इच्छा होना, दूसरा क्या है कि आहार काल के समय भोजन में रुचि होना। आपने देखा भी होगा कि सामने थाली आते ही कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें खाना खाने का मन नहीं है। एक कारण तो क्या होता है कि उन्हें उस खाने का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा होता है, खाना बहुत गंदा बना है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा खाना बना है, फिर भी रुग्ण जो है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में धातु साम्य स्थापित नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, अव्यवहृतस्य आहारस्य काले सम्यक जरणम, यानी कि समय पर लिया गया जो भोजन है उसका समय से ही क्या हो जाना, पाचन हो जाना। अब मान लीजिए आपने क्या करा है कि हम क्या करते हैं, रात में डिनर करते हैं, ठीक है। डिनर करने के बाद अगर सुबह उठ करके हमें प्रॉपर मोशन हो रहा है, मोशन होने के बाद हमें प्रॉपर भूख लग रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हुआ है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर हमें प्रॉपरली हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बॉडी में धातु वैषम्य है, जिसकी वजह से हमने जो समय पे खाना खाया था उसका पाचन हुआ नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, निंद्रा लाभो यथा कालम, यानी कि समय से निंद्रा आना, यानी कि रात का जो समय होता है वो निंद्रा के लिए है प्राकृत रूप से, ठीक है। दिन का समय जो होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, और रात्रि का समय जो होता है वो किसके लिए होता है, निंद्रा के लिए होता है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि रात में वो बिस्तर में चले जाते हैं और रात के 11 बज गए, 11:30 हो गए, 12 हो गए और उन्हें नींद ही नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में धातु साम्य नहीं है। और कुछ लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि हम तो जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं वैसे ही हमें नींद आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम बिस्तर पे जाते तो 10 बजे हैं लेकिन नींद आने में हमें 12-1 बज जाते हैं, ठीक है। तो आजकल तो जो है कि नींद लेट आने का कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस वजह से भी हम लोग की नींद जो है वो रात में डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वैकारिकाणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम, यानी कि क्या कह रहे हैं, एक तो क्या हुआ कि आपको समय से नींद आई, दूसरा क्या है कि आपको समय से नींद तो आई, साथ में क्या हुआ कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी वैकारिक स्वप्न का दर्शन ना होना। अगर आपको सपने आ रहे हैं बुरे बुरे तरीके के, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शरीर में धातु साम्य की कंडीशन नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, सुखेन च प्रतिबोधनम, सुखेन च प्रतिबोधनम यानी कि क्या, जब आप रात में सो करके सुबह उठ रहे हैं मॉर्निंग में, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि सभी चीज़ों का बोध क्या होगा कि सुखपूर्वक होगा। सुखपूर्वक होगा इन द सेंस कि सुबह उठ करके आपको एक फ्रेशनेस फील होगी और आपको काम करने का मन करेगा। बहुत से लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार रात में बहुत अच्छी नींद ली लेकिन फिर भी सुबह आलस्य बना हुआ है या फिर कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता भी होगा कि आप सुबह उठ सो करके उठे, आपके फैमिली मेम्बर ने आपसे कुछ पूछा या फिर आपको कुछ बताया, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो वो आपसे बोलते भी हैं क्या हुआ, कल रात में नींद पूरी नहीं हुई क्या, ठीक है। तो क्या है कि अगर बॉडी में धातु साम्य स्थापित हो रहा है तो सुबह हमारी जो नींद है वो प्रॉपर टाइम पे खुद से ही खुल जाएगी, और क्या होगा कि हमें सुख की अनुभूति भी होगी, ठीक है, सुखपूर्वक, यानी कि बिना किसी अलार्म के। देखा भी होगा आपने, कई बार क्या होता है हम अलार्म सेट करते हैं और उसको बंद करते जाते हैं, हमें उठने का मन ही नहीं करता है। तो अगर सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में धातु वैषम्य हो रहा है, ठीक है। और जब आप देखेंगे ना इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके, तो आप फील करेंगे कि क्या होता है कि बॉडी में छोटी छोटी चीज़ें ही हो रही होती हैं। जैसे किसी के शरीर में आम दोष का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो भी उसे सुबह उठने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी, अगर शरीर में आम दोष बन रहा है यानी कि वो भी क्या करेगा, धातुओं में विषमता क्रिएट करेगा। फिर क्या कह रहे हैं, वात मूत्र पुरुष रेतसाम मुक्ति, यानी कि वात की, मूत्र की, पुरुष की और रेतस की, इनकी क्या होगी कि सुखपूर्वक मुक्ति होना। मुक्ति होना यानी कि इनको निकलने में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना होना, किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट ना होना। जैसे कि वात की अगर हम बात करें, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यार जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो पेट में बहुत गैस बनती है हमें, ठीक है। तो यानी कि उनकी गैस, और सुबह उठ करके वो क्या कर रहे होते हैं,
गैस की गोली खा रहे होते हैं या फिर एंटासिड कुछ ले रहे होते हैं। दूसरा क्या है, मूत्र और पुरुष। मूत्र में आप ये समझ सकते हैं कि किसी को अगर मूत्र की प्रवृत्ति प्रॉपरली नहीं हो रही है या फिर मूत्र करने में उसे कोई पेन हो रहा हो, जलन हो रही हो, ठीक है। पुरुष की बात करें तो अगर किसी का पेट प्रॉपरली साफ नहीं हो रहा है और अगर सुबह उसको पॉटी हो भी रही है तो कैसी हो रही है, मरोड़ के साथ हो रही है, दर्द के साथ हो रही है। तो अगर इस तरीके से हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में धातु साम्य स्थापित नहीं हुआ है, धातुओं में किसी न किसी तरीके की विषमता है। इसके अलावा रेतसाम यानी कि शुक्र धातु, ठीक है। शुक्र धातु में आप जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनसे हम इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि जब वो फिजिकल होते हैं तो उस टाइम पे जब उनका रेतस निकलता है यानी कि जब सीमेन का इजैकुलेशन होता है तो उस टाइम पे उन्हें कोई पेन तो नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अगर वो बोलेगा कि हाँ मुझे पेन होता है या फिर पूरी बॉडी टूट जाती है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में धातु साम्यता है ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में धातु साम्य हुआ भी है या नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सर्वाकारे मनोबुद्धि इंद्रियाणाम च अव्यापत्ति इति, यानी कि सभी प्रकार से मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में किसी भी प्रकार की कोई व्यापत्ति ना होना, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होना। अगर आपको अपनी इंद्रियों में यानी कि अगर मैं अपनी नेत्र इंद्रिय की बात करूं, श्रोत इंद्रिय की बात करूं, अगर वहाँ पे आपको कोई कष्ट हो रहा है, अगर आपको सिंपल अपनी आँखों में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, या आपका मन जो है वो अच्छा नहीं है, मन आपका विचलित हो रहा है, मन किसी चीज़ में लग नहीं रहा है, तो ये भी क्या इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में धातु वैषम्य हो रहा है, ठीक है। और धातु वैषम्य हमारा किस वजह से है वो आपको खुद ही असेसमेंट करना पड़ेगा और खुद ही फिर उस कंडीशन को सही करके धातु साम्य अपने शरीर में स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे चरक सूत्र के पहले अध्याय श्लोक नंबर 53 की, जिसमें हमने ये पढ़ा कि धातु साम्य करना ही हमारी आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है। यानी कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हमें उसकी व्याधि तो ठीक करनी ही है, साथ ही उसके शरीर में धातु साम्यता भी स्थापित करनी है। और धातु साम्यता हमने स्थापित कर दी है, ये हम कैसे जानेंगे, उसके लिए हमने चरक विमान 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 89 देखा था और उसमें हमने कुछ सिम्टम्स पढ़े कि अगर किसी के शरीर में धातु साम्य स्थापित हो गया है तो क्या क्या होगा। एक तो क्या होगा, उसे टाइम से नींद आएगी, टाइम से उसकी नींद खुल जाएगी, सुबह उसे खाना खाने के टाइम पे भूख लगेगी, खाने में उसकी रुचि बनी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि उसके वात मूत्र पुरुष इनकी जो शरीर से जो निष्कासन होगा वो बिना किसी कष्ट के होगा। तो देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकली हैं और आप इजीली पेशेंट से पूछ भी सकते हैं। तो इन चीज़ों की आप चाहें तो एक लिस्ट भी बना के अपने पास ओपीडी में तैयार कर सकते हैं जिससे कि आप अपने पेशेंट का असेसमेंट कर सकें। अब जो है चरक सूत्री स्थान पहले अध्याय का ही श्लोक नंबर 54 देखेंगे। 53 तक हमने पढ़ लिया है। अब देखिए श्लोक नंबर 54 में क्या कह रहे हैं, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वै आश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। अब देखिए इसको समझने के लिए हमें इस श्लोक की टीका थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने इस श्लोक से क्या देखा कि वो क्या कह रहे हैं, द्वै आश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, यानी कि जब आप इसकी टीका देखेंगे तो वहाँ पे उसने द्वै आश्रयाणाम की टीका क्या बताई है हमें, मनः शरीर आश्रयाणाम, ठीक है। चरक सूत्र पहला अध्याय श्लोक नंबर 54 क्या कह रहे हैं, द्वै आश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, यानी कि द्वै आश्रयाणाम इति मनः शरीर आश्रयाणाम, यानी कि क्या कह रहे हैं कि शरीर और मन का आश्रय लेकर, यानी कि शरीर और मन का आश्रय लेकर होने वाली जो व्याधियां हैं, जो विकार हैं, उनके जो हेतु होते हैं
वो कितने होते हैं? त्रिविधो हेतु संग्रह। उन व्याधियों के कितने हेतु होते हैं? 3 हेतु होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें हेतु का संग्रह ये क्यों हमें बता रहे हैं? अगर आपको पहले की क्लास याद होगी तो हमने जब ये पढ़ा था कि आयुर्वेद के बारे में जब हमने पढ़ा था कि त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हेतु लिंग औषध ज्ञानम त्रि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। यानी कि आयुर्वेद जो है वो त्रिसूत्र के फॉर्म में, हेतु लिंग और औषध के फॉर्म में है। ठीक है, अब उन 3 सूत्रों में से हेतु लिंग औषध, इनमें से सबसे पहले ये हमें क्या बता रहे हैं? हेतु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये टोटल जो आयुर्वेद है, त्रिसूत्र आयुर्वेद, उसका जो पहला पार्ट है हेतु, उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हेतु संग्रह, यानी कि द्वय आश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। यानी कि क्या? द्वय आश्रयाम यानी कि मन और शरीर का आश्रय लेकर होने वाली जो व्याधियां हैं अनेकों तरीके की, उसका जो हेतु है वो क्या है कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के उसके हेतु बताए गए हैं संक्षेप में। ठीक है, संक्षेप में 3 हेतु बताए गए हैं। वो 3 हेतु क्या क्या हैं वो बता रहे हैं ऊपर की लाइन से। क्या कह रहे हैं? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति। यानी कि काल का, बुद्धि का और इंद्रिय अर्थों का क्या होना? इनका इनका आपस में संबंध होकर के इनका क्या होना? या तो मिथ्या योग होना, या तो अयोग होना, या फिर इनका अति योग होना ही क्या है कि हमारे शरीर में होने वाली जो व्याधियां हैं उनका कारण है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्याधियों का कारण तो दोष होते हैं, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं काल बुद्धि इंद्रिय, इनका जो योग, इनका योग, हीन योग, मिथ्या योग जो है वो व्याधियों का हेतु है। तो देखिए दोषों का जो दोषों की उत्पत्ति के जो कारण है वो तो दोष ही है। नहीं, रोग की उत्पत्ति का जो कारण है वो है तो बेसिकली दोष ही। लेकिन दोष भी कब व्याधि करते हैं? जब वो कुपित होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि दोष बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में होते हैं तो वो व्याधि थोड़ा ना करते हैं, तो वो हमारे शरीर को धारण करते हैं। हमारे शरीर की जो सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होगा? काल का, बुद्धि का, इंद्रिय अर्थों का क्या होगा? मिथ्या योग, अति योग या फिर अयोग होगा। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारे दोष जो हैं वो कुपित होंगे, और वो कुपित होंगे तो व्याधि होगी। ठीक है, इसीलिए ये जो बताया है व्याधियों के जो त्रिविध हेतु बताए हैं, ये क्या है कि किसी भी व्याधि के विपकृष्ट हेतु हैं। आपने पढ़ा होगा कि सन्निकृष्ट हेतु होता है और विपकृष्ट हेतु होता है। सन्निकृष्ट हेतु यानी कि क्या? अभी मैंने कोई चीज खाई, तुरंत मेरे शरीर में दोष प्रकोप होकर के तुरंत मुझे व्याधि हो जाए, वो क्या है? सन्निकृष्ट हेतु। विपकृष्ट हेतु क्या है कि मैं आज भी मैं क्या करूं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए प्रज्ञा अपराध करूं, अपनी इंद्रियों का प्रॉपरली यूज़ ना करूं, उनका योग करूं, अति योग करूं या फिर मिथ्या योग करूं। तो उससे क्या होगा? धीरे करके बॉडी में दोषों का प्रकोप होकर के फिर मुझे लेट में व्याधि होगी। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपनी नेत्र का, ठीक है, नेत्र इंद्रिय है हमारी, मैंने क्या करा कि नेत्र का अति योग करा। अति योग मैंने कैसे करा? या तो मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी, या फिर मैंने क्या करा? बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करा, कंप्यूटर का यूज़ करा, लैपटॉप का यूज़ करा। तो मैंने क्या करा कि अपनी जो नेत्र इंद्रिय थी उसका अति योग करा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि मैं एक दिन पूरे सुबह से लेकर के शाम तक अगर मैं फ़ोन चलाते रहूं तो मेरी आँखों में चश्मा लग जाएगा। चश्मा हमें कब लगता है? कुछ दिनों के बाद। पहले हमें क्या होता है कि पहले धीरे धीरे करके ब्लर विज़न होना स्टार्ट होगा, फिर जाके हमें चश्मा लगता है। जब हम कंटिन्यूएशन में ये करते रहते हैं, अगर हम कंटिन्यूएशन में 1 महीने तक, 2 महीने तक अगर हम फ़ोन का, स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, अति योग करेंगे, तो ही तो हमारे आँख में चश्मा लगेगा ना। तो यानी कि इंद्रियों का अति योग जो होगा वो क्या हुआ? वो उसका विपकृष्ट हेतु हुआ, मेरी आईसाइट वीक होने का। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे त्रिविध हेतु संग्रह बताए हैं व्याधियों के, वो क्या है कि विपकृष्ट हेतु हैं व्याधियों के। अब इसमें विपकृष्ट हेतुओं में क्या है, काल का, बुद्धि का और इंद्रिय अर्थों का या तो मिथ्या योग होना या फिर अयोग होना या फिर अतियोग होना। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझते हैं कि काल का, बुद्धि का और इंद्रिय का हीन मिथ्या योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हमने काल को ही क्यों लिया है। हम चाहते तो बुद्धि को भी आगे रख सकते थे। तो देखिए श्लोक जो लिखे जाते हैं ना जिस फॉर्मेट में, उसके पीछे भी लॉजिक रहता है। तो देखिए काल को सबसे पहले इसलिए लिया गया है क्योंकि काल के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, काल की हम कोई चिकित्सा कर ही नहीं सकते हैं। बुद्धि की तो फिर भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धि के भ्रमित होने से प्रज्ञा अपराध कर रहा है तो हम उसको समझा सकते हैं। अगर वो अपनी इंद्रियों का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन काल के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काल जो है वो प्रकृति के उससे होता है। ठीक है, जैसे कि सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें काल के मिथ्या योग, अयोग और अति योग की, तो देखिए सिंपली जो काल होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, 3 तरीके काल, वैसे सिंपली जो होता है 2 तरीके का होता है, नित्य काल होता है और आवस्थिक काल होता है। नित्य काल जो है वो ऋतु की अपेक्षा करता है और आवस्थिक काल जो है वो अवस्था की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे ये जो अयोग, अतियोग और मिथ्या योग बता रहे हैं, ये हमें नित्य काल यानी कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हम अगर काल की बात करें तो काल जो है 3 तरीके का है, शीतकाल, उष्ण काल और वर्षा वाला काल, जिसमें कि वर्षा होती है। अब अगर हम ये बात करें कि इसका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग क्या होगा, तो सिंपली इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है कि मान लीजिए कि क्या है कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और उसमें क्या हुई कि 10 दिन बहुत तेज गर्मी हुई, 10 दिन बहुत ठंडा हुआ और 10 दिन क्या हुआ कि न बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ न बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। तो इसको क्या कहेंगे हम, काल का मिथ्या योग हुआ। ठीक है, अब काल के अयोग की बात करें, ठीक है, अति योग की बात करें तो ये तो क्या हुआ, मिथ्या योग। यानी कि क्या होगा कि मिथ्या योग में क्या होगा कि कभी तो उस ऋतु के बहुत तीव्र लक्षण हमें दिखेंगे, कभी हमें बहुत कम लक्षण दिखेंगे और कभी बिल्कुल सम लक्षण दिखेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, उस काल का मिथ्या योग। अभी आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे कोविड हुआ था तो उस टाइम पे भी ऋतु में कुछ ऐसे ही चेंजेस देखने को मिल रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम काल के अयोग की बात करें तो अयोग में क्या है, जैसे गर्मियों का सीज़न है तो उस टाइम पे क्या होना कि बहुत ही कम गर्मी होना, यानी कि जितनी नेचुरली गर्मी होनी चाहिए उस सीज़न में उस गर्मी का होना ही ना। या फिर अभी जैसे हेमंत ऋतु चल रही है तो हेमंत ऋतु के अनुसार क्या है कि इस टाइम पे ठंड होनी चाहिए, तो अगर इस टाइम पे बिल्कुल भी ठंड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि काल का अयोग हो रहा है। यानी कि जो ऋतु में जो सिम्टम्स होने चाहिए थे, प्रकृति में जो बदलाव होने चाहिए थे, वो ना हो करके कुछ और ही होना। फिर अति योग क्या कहेंगे, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की ही अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाना कि सारे पेड़ पत्ती, नदी तालाब सबका सूख जाना, या फिर सर्दियों में इतनी ठंड पड़ जाना कि उस ठंड की वजह से सारे जानवरों का मर जाना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे काल का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। अब इसी तरीके से बुद्धि की अगर हम बात करें तो बुद्धि से इन्होंने यहाँ पे बुद्धि इंद्रिय लिया है, तो उसका अगर अयोग हो जाए, मिथ्या योग हो जाए, तो वो भी क्या बनेगा कि हमारी व्याधि का कारण बनेगा। बुद्धि यानी कि एक तरीके से आप ये समझिए कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है, सोचने की जो हमारी क्षमता है, उसको हम ले सकते हैं बुद्धि से अपनी। तो मान लीजिए कि बुद्धि का अयोग यानी कि क्या, अयोग यानी कि क्या, हमें पता है कि हम इस चीज़ को खाएंगे तो इससे हम बीमार पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम उसे ले रहे हैं। ठीक है, और हीनी अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। मिथ्या योग में हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमारे लिए ठीक है या फिर गलत है। और अति योग में क्या है कि हम किसी चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ कर लेंगे
कि उसकी वजह से हमें व्याधि हो जाएगी। इसी तरीके से इंद्रियों के अर्थों की अगर हम बात करें तो आँख, कान, नाक, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। जैसे अगर हम नेत्र की बात करें तो नेत्र की बात